नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी पर आईना सच का। संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया है। क्या आपको पता है 1 घंटे की कार्यवाही में कितना खर्च करती है भारत सरकार? फिर हम बात करेंगे बिहार की राजनीति में दलित समुदाय का हमेशा से एक अहम स्थान रहा है। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले इस समुदाय का मूड क्या है, कौन है उनके पसंदीदा नेता और कौन सी पार्टियां उनके दिल में जगह बना रही हैं? इन सभी सवालों पर आज हम एक बड़े सर्वे के खुलासे के साथ विस्तृत चर्चा करेंगे। फिर हम बताएंगे आपको मुंबई के उस काले दिन की जब 11 जुलाई 2006 को महज 11 मिनट के भीतर 7 सिलसिलेवार धमाकों ने माया नगरी को दहला दिया था। इन धमाकों में 189 बेगुनाह लोगों की जान चली गई थी और सैकड़ों घायल हुए थे। आज ठीक 18 साल बाद इस मामले में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला आया है। फिर हम बात करेंगे एक ऐसे भविष्य की जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे बच्चों की दुनिया का एक हिस्सा बन सकता है। दुनिया के सबसे दूरदर्शी उद्यमियों में से एक एलन मस्क ने कुछ समय पहले एक ऐसे एआई चैटबॉट की घोषणा की थी जिसे विशेष रूप से बच्चों के लिए डिजाइन किया जा रहा है, जिसका नाम है बेबी ग्रुप। आखिर क्या है यह बेबी ग्रुप और कैसे यह हमारे बच्चों के लिए सुरक्षित और सीखने का एक नया माध्यम बन सकता है? क्या आप जानते हैं कि हमारी संसद में हर मिनट की कार्यवाही देश को कितनी महंगी पड़ती है? जी हां, खबरों के मुताबिक संसद की 1 मिनट की कार्यवाही पर करीब 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। वहीं अगर बात करें 1 घंटे की कार्यवाही में कितना खर्च होता है, तो 1 घंटे की कार्यवाही में यह खर्चा बढ़कर पहुंचता है करीब 1.5 करोड़ रुपए। संसद देश की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है, जहां सांसद जनता की आवाज बनकर अपने क्षेत्र की समस्याएं रखते हैं, बिल पास होते हैं और नीतियों पर बहस होती है। संसद का हर सत्र करीब 7 घंटे चलता है, जिसमें 1 घंटा लंच ब्रेक होता है, यानी कि कुल 6 घंटे की प्रभावी कार्यवाही होती है। इस खर्चे में शामिल होते हैं सांसदों की सैलरी, उनके भत्ते, सुरक्षा व्यवस्था, संसद भवन की मैनेजमेंट कॉस्ट, टेक्निकल स्टाफ, बिजली, पानी और लॉजिस्टिक्स। साथ ही मीडिया कवरेज, ट्रांसलेशन सर्विसेज और डॉक्यूमेंटेशन जैसी सेवाएं भी इसी में आती हैं। अब सवाल यह है कि जब संसद में बहस ना हो, केवल हंगामा हो, तो उस समय भी ये करोड़ों रुपए खर्च होते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल होते हैं। हर मिनट जब संसद ठप रहती है तो वो 2.5 लाख की बर्बादी होती है। एक पूरे सत्र में कई बार संसद पूरी तरह ठप रहती है और करोड़ों रुपए बर्बाद हो जाते हैं। दुनिया की कई संसदों में सख्त नियम होते हैं। अगर कोई सांसद बिना कारण हंगामा करता है तो उन्हें दिन भर के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है या उनका वेतन काटा जाता है। क्या हमें भी ऐसे नियमों की जरूरत है? संसद का हर मिनट हमारी मेहनत की कमाई से चलता है। क्या हमें सवाल नहीं पूछना चाहिए, जब सांसद हंगामा करते हैं तो उनकी सैलरी क्यों नहीं काटी जाती? क्यों ना उस दिन का खर्चा उनकी पार्टी से वसूला जाए? संसद को सिर्फ कानून बनाने का मंच नहीं, बल्कि जवाबदेही का प्रतीक भी बनाना होगा। जरूरत है सख्त नियमों की, सांसदों की ट्रेनिंग की और जनता की सतर्कता की। हर दिन करोड़ों रुपए जब संसद में खर्च होते हैं तो हर भारतीय का यह हक है कि वह सवाल पूछे। सवाल पूछिए, क्योंकि यह संसद आपकी है, आपके पैसे से चलती है और आपकी उम्मीदों से जुड़ी हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मी अभी से तेज हो गई है। ऐसे में नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि NACDOAR और द कन्वर्जेंट मीडिया यानी कि TCM के एक संयुक्त सर्वे ने बिहार की सियासत को देखने का एक नया नजरिया दिया है। यह सर्वे बिहार की 23 दलित जातियों, खासकर दुशाद, रविदास, चर्वकार और मुसहर समुदाय पर केंद्रित था। और सबसे खास बात यह है कि इसे 98 दलित कार्यकर्ताओं ने ही अंजाम दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं दलितों के बीच सबसे लोकप्रिय नेताओं की।
इस सर्वे के नतीजों ने सबको चौंका दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दलितों के बीच 47.51% समर्थन के साथ बेहद लोकप्रिय दिखाई दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी 40.30% समर्थन के साथ उन्हें कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। यह आंकड़ा स्पष्ट करता है कि राष्ट्रीय स्तर के नेता बिहार के दलितों पर भी अपना प्रभाव बनाए हुए हैं। लेकिन जब बात आती है बिहार के अपने दलित नेताओं की, तो दिवंगत रामविलास पासवान आज भी दलितों के दिलों पर राज करते हैं। 52.35% दलितों ने उन्हें बिहार का सबसे बड़ा दलित नेता चुना है। यह उनके दशकों के संघर्ष और दलितों के उत्थान के लिए किए गए कार्यों का ही परिणाम और उनकी विरासत को आगे बढ़ाते हुए उनके पुत्र चिराग पासवान 25.88% समर्थन के साथ दूसरे सबसे पसंदीदा दलित नेता बनकर उभरे हुए हैं। यह आंकड़ा चिराग पासवान के बढ़ते कद और दलितों के बीच उनकी स्वीकार्यता को दर्शाता है। अब बात करते हैं बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार की। सर्वे के मुताबिक 48.43% दलित नीतीश सरकार से असंतुष्ट हैं। यह एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है जो आगामी चुनाव में सरकार के लिए एक चुनौती बन सकता है। दलितों की यह असंतुष्टि किन मुद्दों पर है, यह विश्लेषण का विषय है, लेकिन स्पष्ट है कि उन्हें सरकार की ओर से और उपेक्षाएं हैं। एक और चौंकाने वाला पहलू जो इस सर्वे में सामने आया वह है दलितों के मन में वोटर लिस्ट से नाम हटने का डर। 71.56% दलितों को इस बात का डर सता रहा है कि उनका नाम वोटर लिस्ट से हट सकता है। यह चुनाव आयोग और सरकार दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती है, ताकि इस डर को दूर किया जा सके और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। हालांकि 51.22% लोग चुनाव आयोग पर भरोसा करते हैं, जो एक सकारात्मक संदेश है। यह बताता है कि आधे से अधिक दलितों को अभी भी चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर विश्वास है। राजनीतिक दलों की बात करें तो सर्वे के मुताबिक महागठबंधन को 46.13% और एनडीए को 31.93% समर्थन मिलता दिख रहा है। यह एक स्पष्ट बढ़त है महागठबंधन के लिए। 2020 के पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले महागठबंधन का वोट शेयर 0.19% बढ़ा है, जबकि एनडीए का 4.6% घटा है। यह आंकड़े एनडीए के लिए चिंता का विषय हो सकते हैं और उन्हें दलित वोटों को वापस जीतने के लिए नई रणनीति बनाने पर मजबूर कर सकते हैं। अगर समुदायवार देखें तो रविदास चर्मकार 52.31% और अन्य छोटी जातियां महागठबंधन का मजबूत आधार है। यह दर्शाता है कि इन जातियों में महागठबंधन की पैठ मजबूत है। वहीं दुशाद और मेहतर वाल्मीकि समुदाय में एनडीए को समर्थन मिलता दिख रहा है। यह जातीय समीकरणों की जटिलता को उजागर करता है, जहां हर जाति का अपना राजनीतिक झुकाव होता है। अब बात करते हैं बिहार की राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक जातिगत जनगणना की। इस मुद्दे पर दलित समुदाय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे अधिक 33.15% श्रेय दिया गया है। यह दिलचस्प है क्योंकि जातिगत जनगणना का मुद्दा मुख्य रूप से क्षेत्रीय दलों द्वारा उठाया गया था। वहीं राहुल गांधी को 30.81% और तेजस्वी यादव को 27.57% दलित इस श्रेय के हकदार मानते हैं। यह दर्शाता है कि दलित समुदाय विभिन्न नेताओं को जातिगत जनगणना के लिए उनके प्रयासों के लिए श्रेय दे रहा है। इस सर्वे के नतीजे बिहार की राजनीति के लिए कई महत्वपूर्ण संकेत दे रहे हैं। दलित समुदाय की नाराजगी, वोटर लिस्ट की चिंता और जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों पर उनकी राय आगामी चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकती है। राजनीतिक दलों के इन आंकड़ों का गंभीरता से विश्लेषण करना होगा और अपनी रणनीतियों को उसी के अनुसार ढालना होगा।
तो संक्षेप में सर्वे के कुछ मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं। जैसे पीएम मोदी दलितों में सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं, लेकिन राहुल गांधी भी पीछे नहीं है। दिवंगत रामविलास पासवान आज भी सबसे बड़े दलित नेता माने जाते हैं। चिराग पासवान दूसरे नंबर पर हैं। नीतीश सरकार से दलितों में असंतुष्टि है। वहीं वोटर लिस्ट से नाम हटने का डर एक बड़ी चिंता है। हालांकि चुनाव आयोग पर भरोसा भी बरकरार है। महागठबंधन को एनडीए पर बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं जातिगत जनगणना का श्रेय विभिन्न नेताओं में बटा हुआ है। यह सर्वे बिहार के दलित समुदाय के विचारों और अपेक्षाओं की एक महत्वपूर्ण झलक प्रस्तुत करता है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में इन आंकड़ों का प्रभाव कितना होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन विस्फोट मामले में एक निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए 12 लोगों को बरी कर दिया। यह फैसला उन आरोपियों के लिए राहत की सांस लेकर आया है जो सालों से जेल में बंद थे और जिनमें से कुछ को तो फांसी की सजा भी सुनाई गई थी। 11 जुलाई 2006 ये वो तारीख है जब मुंबई की लोकल ट्रेनें खून से लाल हो गई थी। शाम के पीक आवर्स में जब लाखों लोग अपने घरों को लौट रहे थे, वेस्टर्न रेलवे लाइन पर महज 11 मिनट के भीतर 7 धमाके हुए। माटुंगा से लेकर मीरा रोड तक अलग अलग स्टेशनों पर हुए इन धमाकों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इन धमाकों में 189 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 827 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए थे। जांच एजेंसियों ने इस मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनमें से एक आरोपी की पहले ही मौत हो चुकी थी। साल 2015 में सत्र न्यायालय ने इस मामले में 13 में से 12 आरोपियों को दोषी ठहराया था। यह एक लंबा और जटिल मुकदमा था जिसमें कई सबूत और गवाहियां पेश की गईं। निचली अदालत ने इन दोषियों के लिए कड़ी सजा का ऐलान किया था। 5 दोषियों को फांसी की सजा, 7 दोषियों को उम्र कैद की सजा। फांसी की सजा पाने वालों में मोहम्मद फैसल शेख, एहतशाम सिद्दीकी, नावेद हुसैन खान, आशिफ खान और कमल अंसारी शामिल थे। आपको बता दें कि कमल अंसारी की 2022 में कोरोना वायरस के कारण जेल में ही मौत हो गई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने निचली अदालत के निर्णय को पलट दिया है। निचली अदालत के फैसले के बाद सभी 12 दोषी अपनी सजा के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट चले गए थे। इस मामले की अंतिम सुनवाई इसी साल जनवरी महीने में पूरी हो गई थी, लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और सोमवार को जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस एसजी चांडक की खंडपीठ ने इस मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा, अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ मामला साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा है। यह विश्वास करना कठिन है कि आरोपियों ने यह अपराध किया है, इसलिए उनकी दोष सिद्धि रद्द की जाती है। पीठ ने यह भी कहा कि वह 5 लोगों को मृत्युदंड और शेष 7 को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा की पुष्टि करने से इनकार करती है और उन्हें बरी करती है। अदालत ने आदेश दिया है कि अगर ये आरोपी किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो उन्हें जेल से तुरंत रिहा कर दिया जाए। ये सभी आरोपी नासिक, येरवड़ा और नागपुर की जेलों में बंद थे और उनकी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी। यह फैसला उन परिवारों के लिए एक लंबी कानूनी लड़ाई का अंत है जो 18 सालों से अपने प्रियजनों को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं यह फैसला अभियोजन पक्ष के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि वे इतने सालों की जांच और सुनवाई के बाद भी अदालत में अपना मामला साबित नहीं कर पाए। इस फैसले के बाद सवाल यह उठता है कि क्या अब सरकार या जांच एजेंसियां इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी? क्या इस मामले में कोई नया मोड़ आएगा? और सबसे महत्वपूर्ण, 189 निर्दोष लोगों की जान लेने वाले
असली गुनहगार कौन है? क्या उनका कभी पता चल पाएगा? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब का इंतजार अब पूरे देश को है। यह फैसला न्यायपालिका की निष्पक्षता और सबूतों के महत्व को फिर से स्थापित करता है। 18 साल बाद इस मामले में एक नया अध्याय खुला है। एलन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप XAI इस समय AI की दुनिया में बड़े कदम उठा रही है। उनका मुख्य चैटबॉट ग्रोक अपनी तेज तर्रार और अक्सर व्यंग्यात्मक प्रतिक्रियाओं के लिए जाना जाता है, लेकिन अब XAI एक बिल्कुल अलग दिशा में कदम बढ़ा रहा है। मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बेबी ग्रोक नामक एक नई परियोजना की जानकारी दी है। यह पहला मौका है जब XAI छोटे बच्चों को ध्यान में रखकर कोई AI टूल तैयार कर रही हो। तो आखिर क्या है यह बेबी ग्रोक? सीधे शब्दों में कहें तो बेबी ग्रोक एक ऐसा AI चैटबॉट होगा जिसे खास तौर पर बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित और उपयुक्त डिजिटल सहायता देना है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा डिजिटल साथी जो आपके बच्चे की उम्र और समझ के अनुसार उससे बात करे, उसे नई चीजें सिखाए और सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी अनुचित या हानिकारक सामग्री से उसे पूरी तरह से दूर रखे। मस्क ने साफ किया है कि यह उनके मौजूदा चैटबॉट ग्रोक से बिल्कुल अलग होगा। जहां ग्रोक वयस्कों के लिए है और कई बार विवादित विषयों पर भी बात कर सकता है, वहीं बेबी ग्रोक का मकसद है बच्चे एक सीमित, सुरक्षित और सीखने लायक डिजिटल वातावरण में संवाद कर सकें। यह बच्चों को उनकी उम्र के मुताबिक जवाब देगा और वयस्क या विवादास्पद विषयों से पूरी तरह बचाव करेगा। बेबी ग्रोक को बच्चों के लिए सुरक्षित और फायदेमंद बनाने के लिए इसमें कई खास फीचर्स शामिल किए जाने की उम्मीद है। जैसे इसमें ऐसी तकनीक होगी जो सुनिश्चित करेगी कि बच्चों को सिर्फ उनकी उम्र के हिसाब से उपयुक्त जानकारी मिले। यह आपत्तिजनक विषयों और सामग्री को पूरी तरह से फिल्टर कर देगी। माता पिता के लिए यह बहुत जरूरी है कि वे अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रख सकें। बेबी ग्रोक में पेरेंटल कंट्रोल फीचर्स होंगे, जिससे माता पिता चैट हिस्ट्री देख और मॉनिटर कर सकेंगे। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलेगी कि उनका बच्चा AI के साथ क्या सीख रहा है और किन विषयों पर बात कर रहा है। बच्चों के लिए किसी भी डिजिटल टूल का इस्तेमाल करना बेहद आसान होना चाहिए। बेबी ग्रोक का इंटरफेस सीधा और सहज होगा, जिसे बच्चे बिना किसी परेशानी के इस्तेमाल कर सकेंगे। यह सिर्फ चैट करने वाला नहीं होगा, बल्कि इसमें ऐसे मॉड्यूल्स भी होंगे जो बच्चों को खेल खेल में सीखने का मौका देंगे, चाहे वो गणित हो, विज्ञान हो या कोई नई भाषा। बेबी ग्रोक बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ावा देगा। हाल के समय में कई बड़े AI चैटबॉट्स पर यह आरोप लगे हैं कि उन्होंने नाबालिगों को असंगत और गुमराह करने वाली जानकारी दी, चाहे वो तथ्य गलत हो या अनुचित सलाह। इन घटनाओं ने AI टेक्नोलॉजी की सुरक्षा, बच्चों पर इसके मानसिक प्रभाव और गोपनीयता को लेकर कई गंभीर बहसें छेड़ दी हैं। माता पिता और विशेषज्ञों के बीच यह चिंता बढ़ी है कि क्या AI बच्चों के लिए एक सुरक्षित माहौल प्रदान कर सकता है। बेबी ग्रोक को इन्हीं चिंताओं के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। एलन मस्क और XAI का उद्देश्य एक ऐसा AI बनाना है जो इन सभी सुरक्षा और नैतिकता संबंधी चुनौतियों का सामना कर सके और बच्चों के लिए एक विश्वसनीय और फायदेमंद डिजिटल साथी बन सके। यह पहल दिखाती है कि XAI न केवल तकनीकी नवाचार पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, बल्कि डिजिटल युग में बच्चों की सुरक्षा को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। यह जानना जरूरी है कि बेबी ग्रोक की घोषणा मार्च 2024 में हुई थी। तब से लेकर अब तक, यानी जुलाई 2025 तक, XAI की तरफ से इसके सार्वजनिक लॉन्च या विस्तृत विकास पर बहुत ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। इसका मतलब है कि बेबी ग्रोक अभी भी विकास के शुरुआती चरणों में हो सकता है या कंपनी अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे रही हो।
हालांकि इस घोषणा ने बच्चों के लिए सुरक्षित एआई चैटबॉट की संभावनाओं पर बहस छेड़ दी है। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस पर दुनिया भर की कई टेक कंपनियां विचार कर रही हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि बेबी ग्रोक कब और किस रूप में हमारे सामने आता है और क्या यह वास्तव में बच्चों के डिजिटल जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला पाएगा। बेबी ग्रोक एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है एआई को बच्चों की दुनिया में सुरक्षित रूप से लाने की दिशा में। हम उम्मीद करते हैं कि XAI जल्द ही इस परियोजना पर और जानकारी साझा करेगा। आज के फ्यूचर टेक में बस इतना ही। मैं प्रतीक्षा वर्मा आपसे विदा लेती हूँ। हमारी मुलाकात होगी कल फिर आपसे नए विषयों पर आईना सच का। आईना सच का एक बार फिर हमें ये याद दिलाता है, जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, बस आज में जियो। नमस्कार।